उधर कतर को धमकी देता रह गया इजराइल, धमकी देता रह गया इजिप्ट को। आज आपको दिखाऊंगा कि तीन तरफ से कितनी बड़ी बुरी मार पड़ी है। जी हां, इजराइल अंदर तक कांप गया है, लेकिन क्या इसका फर्क नेतन्याहू पर पड़ रहा है वो भी इस वीडियो में देखिएगा। ऐसा क्या वजह है कि जब उसे पता है कि वो चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा है, उसे पता है कि उसके चारों तरफ में से कई देश ऐसे हैं कि रातों रात इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे, तो आखिरकार जानबूझकर नेतन्याहू तमाम देशों से पंगा क्यों ले रहा है, वो भी तब जब ट्रंप नाराज है। ये तमाम चीजों आज मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ताजा हमला जो हुआ वो भी देखिएगा। आप देखिए कैसे एक देश में नेतन्याहू के लाडलों को धर दबोचा गया और जो हश्र किया गया है उसे देखकर इजराइल में हड़कंप मच गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं मिडिल ईस्ट के अंदर पिछले 24 घंटे के भीतर जो हुआ उसकी एक एक तस्वीर देखेंगे। जैसे ही आप समझ जाएंगे कि अब जब से फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला प्रस्ताव पास हुआ है तब से इजराइल की हालत खराब क्यों है। अब इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए इजराइल और नेतन्याहू दोनों को अलग अलग रखिएगा, लेकिन सबसे पहले इस खबर को दिखा देता हूं। ये देखिए, ये रेड अलर्ट है। दरअसल ये जारी की गई है कि ये पूरा इलाका जो है तेल अवीव और उसके आसपास का आप देख सकते हैं, ये थर्रा उठा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, अब काउंट करते रहिएगा कितनी तादाद में यहां पर मिसाइल गिरने के साथ साथ सायरन बजे। खबर यह है कि पूरा ये इलाका रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। भगदड़ जैसे हालात देखने को मिले, जिसे जहां जगह मिली वो छिपता हुआ नजर आया। तेल अवीव को दहला कर रख दिया यमन ने, यमन के हूती लड़ाकों ने। लेकिन खास बात क्या है वो आज मैं आपको समझाता हूं। दरअसल हुआ ये कि जब कतर पर हमला हुआ तब यमन की तरफ से हूती लड़ाकों की तरफ से एक अटैक किया गया। एक नहीं, कई मिसाइलें दागी गई थी, जिसमें कई मिसाइलें इजराइल पहुंच गई थी। पहले की खबर है, उनमें से कुछ मिसाइलों को सऊदी अरब ने रोक दिया। यह खबर कतर को पता चली। कतर ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई कि हमारे ऊपर हमला हुआ, यमन के हूती लड़ाके अगर इजराइल पर अटैक कर रहे हैं तो सऊदी अरब ने उन्हें इंटरसेप्ट क्यों किया। यह स्पष्ट बात कह दी गई कि आज के बाद ईरान, आज के बाद हमास, आज के बाद हूती या यमन अटैक इजराइल पर करेंगे तो कतर इसमें हाथ नहीं लगाएगा, ना सऊदी अरब और ना यूएई। जो मिसाइल जा रही होगी जहां, उसे जाने दिया जाएगा, यह स्पष्ट है। यानी पहले वाले हमले को तो सऊदी अरब ने रोक लिया था, लेकिन इस वाले हमले में बीच में सऊदी अरब नहीं आया। और उसके बाद के हालात आपके सामने। खबर क्या है, यमन की एक मिसाइल गई जिसके बाद हजारों की तादाद में इजरायली भागने लगे, शेल्टर्स ढूंढा गया और तेल अवीव में सुबह कुछ इस तरीके की होती हुई नजर आई, जिसे लेकर देखिए खबर भी है। यमन की मिसाइल बल ने इजराइल में तेल अवीव क्षेत्र में कई संवेदनशील लक्ष्यों को निशाना बनाते हुए फिलिस्तीन टू स्प्लिट मल्टी वॉर हेड प्रकार की एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके एक सैन्य अभियान चलाया, एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया। ये पूरा का पूरा यमन की मिसाइल बल ने ये चलाया है इजराइल तेल अवीव क्षेत्र में। मैंने आपको जैसा बताया कि जो पूरा आपको सिनेरियो अभी मैप का दिखाया। अब आते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि इजराइल और नेतन्याहू को अब अलग अलग रखिए, क्योंकि अब इजराइल नहीं चाहता, इजराइल की जनता नहीं चाहती कि किसी और देश से पंगा ना लिया जाए। लेकिन फिर भी हमले क्यों हो रहे हैं इसे आप समझ पाए। गजा के बीच में ईरान इजराइल का युद्ध, और ईरान इजराइल युद्ध के खत्म होते ही सीरिया पर अटैक, सीरिया पर अटैक के फौरन बाद यमन पर अटैक, यमन पर अटैक के फौरन बाद कतर पर। आप ये कभी समझ पा रहे क्रोनोलॉजी क्या है। दरअसल इसमें इजराइल को नहीं, इजराइल के अंदर रहते हुए नेतन्याहू अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल मसला इनसे और इनके बेटे से जुड़ा हुआ है। साल 2020 का मसला है, जहां भ्रष्टाचार घोटाले के एक बड़े संगीन आरोप है, और अगर उनकी सुनवाई सुचारू रूप से हो गई, तारीख दर तारीख इसकी सुनवाई हुई सही तरीके से, तो नेतन्याहू और उनके बेटे दोनों को जेल जाना पड़ सकता है और ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। इसीलिए खास तौर पर यह कहा जा रहा है उन तमाम चीजों से बचने के लिए एक देश से दूसरे और दूसरे से तीसरे देश से पंगा लिया जा रहा है। यह लगातार हमले किए जा रहे हैं, और जब जब अदालत पूछती है कहां है नेतन्याहू तो कह दिया जाता है वो वॉर रूम है, और लगातार अलग अलग देशों से जो चल रहा है युद्ध उसकी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब लेकिन इन सब के बीच हुआ क्या है, खबर यह है कि जो काम कतर में करने की कोशिश की वहां पर फेल हो गया। सब जानते हैं कतर में इनका मंसूबा क्या था। जो हमास का प्रतिनिधि मंडल वहां जाकर सो नहीं रहा था, मौज नहीं कर रहा था, वहां जाकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गजा और इजराइल के बीच कैसे सीज फायर हो, इस पर जो एक पूरा का पूरा परफॉर्मा भेजा गया था उस पर बातचीत कर रहा था। ऐसे में वहां कतर में सऊदी अरब के रास्ते होते हुए, जॉर्डन होते हुए, एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए 10 बम दागे गए इजराइल के लड़ाकू विमानों की तरफ से।
बस उसमें एक कतर के सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई, जबकि हमास के सारे प्रतिनिधिमंडल बच गए। अब वो तो लौट आए। अब यही काम इजिप्ट के लिए किया जा रहा था। खबर पढ़िए, खबर आ रही है कि इजराइल ने इजिप्ट में रह रहे हमास नेताओं के कत्ल की भी योजना बनाई थी, पर इजिप्ट ने मोसाद एजेंटों की धरपकड़ कर उस साजिश को विफल कर दिया। इसके मोसाद के अपने एजेंट जो कल तक पकड़े नहीं जाते थे, किसी भी देश में घुसकर हम तो ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं वाला स्थिति थी। यहां क्या हुआ, यहां ये हो गया है कि जगह जगह मोसाद के एजेंट पकड़े जा रहे हैं। इजिप्ट ने 1978 में इजराइल से हुए कैंप डेविड समझौते के कई क्लॉजेस को भी रद्द कर दिया इसके बाद, कि आपने जो एजेंट्स हैं वो हमारे यहाँ सक्रिय हैं, और हमारे यहाँ जो हमास के लोग हैं वो किस वजह से रह रहे हैं वो हम बाद में बताएंगे, आपका अधिकार नहीं। लेकिन आप हमारे देश के अंदर घुसकर अगर अपराध को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा आपसे नाता नहीं है। दरअसल आपको बता दूं, इजराइल और इजिप्ट दोनों जुड़े हुए हैं, मतलब कि बॉर्डर है मिला हुआ, जबकि यमन और इजराइल मिले नहीं है, बीच में सऊदी अरब है। इसीलिए आपने देखा यमन का गुस्से का जो पूरा का पूरा गुस्सा, जितना गुस्सा इस समय यमन हुती में, उतना गुस्सा इस समय किसी देश में नहीं है, शायद कतर में भी उतना गुस्सा नहीं है। अगर सऊदी अरब रास्ता दे दे तो बहुत भीषण युद्ध इजराइल और यमन के बीच होगा। अब यही स्थिति कुछ बनती नजर आ रही है इजराइल और इजिप्ट के बीच, क्योंकि इजराइल और इजिप्ट जब से पूरा संघर्ष शुरू हुआ, इजिप्ट बिल्कुल स्थिर बना रहा, उसे गजा वालों से लेना नहीं देना था और ना ही इजराइल से। लेकिन अब जब दुनिया बदल रही है, लगातार दिख रहा है कि इजराइल घिरता नजर आ रहा है, तो इजिप्ट ने भी स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। और यही एक वजह है जिससे घबराया हुआ है। जैसे ही मोसाद के एजेंट पकड़े गए, फौरन ही 1978 में जो इजराइल के साथ कैंप डेविड समझौता हुआ था उसके क्लॉजेस रद्द कर दिए, जिसके तहत बहुत सारी चीजें थी, जैसे इजराइल की सेना अगर मूव करेगी या फिर इजिप्ट की सेना मूव करेगी तो दोनों एक दूसरे को जानकारी देंगे, तमाम चीजें, तो उन सबको मना कर दिया, अब हम संभाल लेंगे और जो करना है करके दिखाना हम बताएंगे। इन सब के बीच एक और बड़ा झटका लगता है, यह झटका स्पेन की तरफ से लगता है। सोचिए, याद करिए 7 अक्टूबर 2023 था जब हमला हमास ने पहला इजराइल पर किया था। तब ये लगातार दुनिया में फैलाया गया कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, फिलिस्तीनी आतंकी होते हैं, तमाम बातें आपने सुनी होंगी। लेकिन इजराइल को क्या कहते थे, पीड़ित। अब क्या हो गया, सोचिए, उल्टा हो गया है। सब देख चुके हैं कि कौन आतंकी है और कौन पीड़ित, सब समझ गए। लोगों ने इतिहास पढ़ा ना, नई पीढ़ी इतिहास पढ़नी नहीं पढ़ी, पता ही नहीं था उसे कि गजा हमला क्यों करता है, फिलिस्तीनी हमला क्यों करते हैं, हमास हमला क्यों करता है। बाद में पता लगा इजरायलियों ने तो उनकी जमीन पर कब्जा करके अपना देश बसाया है। वो तो रहने आए थे घर में, बस सर छिपाते छिपाते खुद ही फिलिस्तीनियों को खदेड़ दिया उनके देश से। तो उसके बाद लोगों में गुस्सा है। और अब हुआ क्या, स्पेन ने भी मोर्चा खोल दिया। स्पेन ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि जितने भी इजरायली सोल्जर्स हैं, अगर वो इस पूरे युद्ध के बाद घूमने फिरने हमारे यहाँ आते हैं तो नहीं आ पाएंगे, बैन है, पहला। दूसरा, अगर हमारे देश का भी कोई नागरिक जो ज्यूज है यानी कि यहूदी है और इस नाते वो इजराइल की सेना में भर्ती होकर युद्ध लड़ रहा था, तो भी वो वापस देश आने की ना सोचे, बैन है, हर तरह से बैन है। आप किसी भी देश के हो और इजराइल की सेना में भर्ती होकर युद्ध लड़े हो, बैन है, ये क्लियर कर दिया। और जाते जाते खबर इजराइल ने कि पीएम नेतन्याहू ने एक बार फिर से, देखिए बेंजामिन नेतन्याहू का ये पूरा ट्वीट है, इसमें कतर पर एक और बड़े हमले की धमकी दे रहा है। लेकिन ये धमकी ट्रंप को बेचैन कर रही है, ट्रंप को। नमस्कार।